कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पसीना बहाते नजर आए थे और थोड़ी मौसम ने चुनौती जरूर पेश की, लेकिन हमारे सहयोगी निरंजन के सामने कोई भी चुनौती टिकती नहीं है। और जो हमारे विशिष्ट अतिथि आपको बताएं, पटना से माननीय मंत्री कला संस्कृति विभाग के डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी जी पहुंचे थे। उनमें निरंजन की बड़ी भूमिका। हमारे स्थानीय सीवान सदर के विधायक और बिहार की राजनीति के एक प्रभावशाली नेता रहे हैं डॉक्टर मंगल पांडे जी, उन्होंने हमें विशेष रूप से समय दिया। उसमें भी हमारे स्थानीय संवाददाता, हमारे सहयोगी निरंजन की बड़ी भूमिका रही है। और ये जो अतिथियों की एक लंबी लिस्ट है, करीब 40-50 प्रभावशाली लोग कार्यक्रम में आने को तैयार हुए हैं। ये अमूमन कम ही होता है, तो वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और ऐसे में थोड़ा हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण है सबको पर्याप्त समय देना, तो जल्दी जल्दी हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सहयोगी सुष्मिता से आग्रह करेंगे कि हमारे कार्यक्रम में चर्चा के लिए अगले मेहमान डॉक्टर मृत्युंजय राज सीकू को मंच पर लेकर आए। मृत्युंजय राज सीकू जिला महामंत्री युवा मोर्चा बीजेपी सीवान के साथ बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। और इनके बाद हम बातचीत करेंगे श्री सुभाष चंद्र प्रसाद जी से, चेयरमैन डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सीवान। और फिर बात होगी पायल ज्वेलर्स एंड जिया डायमंड सीवान के डायरेक्टर अश्विनी राज से। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हमारी सहयोगी सुष्मिता डॉक्टर मृत्युंजय राज सीकू के साथ। ओवर टू यू सुष्मिता। हेलो हेलो हेलो, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे साथ। अब देखिए चर्चा में आगे मृत्युंजय जी जुड़े हुए हैं और इनका परिचय जिस तरह से दीपक जी ने भी दिया है, मैं थोड़ा इसमें और जोड़ना चाहूंगी कि 14 सालों से संगठन से ये जुड़े हुए हैं। आयुष मंत्रालय में भी केंद्रीय सलाहकार के तौर पर ये कार्य कर रहे हैं, समिति सदस्य हैं। आयुष चिकित्सक के तौर पर भी अपनी सेवा ये क्षेत्र में जनता के बीच मिलकर देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि युवा प्रकोष्ठ आप संभाल रहे हैं, युवाओं की बात हो रही है और सीवान अगर हम बात करें तो हाल के दिनों में बेहद चर्चा में रहा। जिस तरह से युवाओं ने अपने मुद्दों को सामने उठाने की कोशिश की थी पेपर लीक और धांधली के विषयों पर, तो वैसी स्थिति में सिवान के युवा जो है वो सबसे ज्यादा मुखर होकर सामने आए। वैसी परिदृश्य भी हमने देखी जहां युवाओं का आक्रोश तक देखने को मिला। सराहनीय है एसपी का कार्य, क्योंकि उन्होंने घायल होने के बाद भी अपने कार्यभार को संभाला। युवाओं को कैसे संभाल पाएंगे? युवा मोर्चा आप संभाल रहे हैं, युवाओं की जो स्थिति फिलहाल अगर सिवान की बात करें तो कैसे हैं हमारे सिवान के युवा? सर्वप्रथम तो कशिश न्यूज के सारे कर्मचारी और पदाधिकारी या जो भी छोटे से लेके बड़े तक कर्मचारी हैं, सबका बहुत बहुत साधुवाद कि सिवान जैसे शहर में इस एक संवाद का आयोजन आप लोगों ने किया। इसके लिए आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, वंदन और चंदन। जहां तक युवाओं की बात है, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का हक सबको है। लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का हक सबको है, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो और अपने मांगों की आवाज जो भी अपने आपकी मांगे है उसको विधिवत तरीका से, ढंग से, अपने संस्कार और संस्कृति के साथ रखे। उसकी सुनवाई भी होगी और उस पर अमल भी सरकार करेगी, चाहे लोग करेंगे। लेकिन बीते दिनों जो सिवान में हुआ उसमें छात्राओं की संख्या बहुत ही कम थी और उसमें माहौल खराब करने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी, जिसके चलते AK-47 वाला कांड हुआ। उस पे ज्यादा तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिहादियों का सोच सिवान को जलाने का था। जिस सोच को यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने मिलके उनके सोच और उनके मंसूबों पर पानी फेरा, उसके लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को सिवान की जनता की तरफ से, हम युवाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। तो बिल्कुल देखिए, आपने जिस तरह से कहा कि प्रशासनिक सहयोग भी बहुत जरूरी है ऐसी स्थितियों से निपटारा के लिए। देखिए, इसके लिए बिल भी पास हो चुका है। पेपर लीक जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर युवा अक्सर सड़क पर उतर जाते हैं। मैं आपसे वो जानना चाहूंगी, वो युवा जो अपने विषयों को लेकर, जो अपने मुद्दों को लेकर सामने आना चाहते हैं, अपनी बातों को सामने रखना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? क्या उन्हें कुछ और तरीका अपनाना चाहिए? क्योंकि हर बार सड़क पर उतरकर अपनी बातों को सामने रखना क्या सही होता है? देखिए, अभी जो एंटी पेपर लीक अधिनियम जो पास हुआ है
विपक्षियों का घोर विरोध के बाद भी हमारी सरकार ने युवाओं के प्रति अच्छे सोच रखते हुए इस बिल को पास किया है, जिसमें 10 करोड़ कानून मतलब रुपए और 10 साल की सजा मुहैया कराई गई है। अब कानून की बात आती है पेपर लीक। पेपर लीक ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार में हुआ है, पहले भी होता था, लेकिन विरोधियों के द्वारा इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, जिसके चलते छात्र के साथ साथ जो विरोधी पार्टी के लोग भी थे वो भी इस आंदोलन में उग्र होकर शामिल हो गए। आगे ऐसी कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो, जिसके चलते केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को लाया है और अक्षरशः इसको पालन भी किया जाएगा और पेपर लीक वाले संभावना पे लगाम भी लगेगी। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, जो आपने कहा कि इसमें इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक रोटियां भी सेकी गई, ऐसे में उन युवाओं को कितना जागरूक होने की जरूरत है कि वो असल मुद्दों से ना भटके, वो राजनीति में शामिल ना हो, राजनीति के मुद्दे वो ना बन पाए, अपनी बातों को वो जैसे सामने रख रहे हैं उनका तरीका अलग होना चाहिए, ना कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए व्यक्तियों के संरक्षण में वो अपने आप को आगे बढ़ाएं। जो भी युवा हैं, टीन एज के बच्चे होते हैं, तो उनको सोचने समझने की क्षमता लगभग 25 साल के बाद आती है। तो विरोधी पार्टी के जितने भी लोग थे, उनका मनसबा यही था कि उनको अपने बातों के अनुसार अपने अनुसार ढाल लेना। नहीं तो हम लोगों ने लाइव चल रहा था, यहाँ के मीडिया बंधु लाइव चला रहे थे, गांधी मैदान से बच्चों का प्रदर्शन जो था शांतिपूर्वक था और बच्चे माइक पे चिल्ला रहे थे कि किसी भी पार्टी का झंडा, किसी भी पार्टी के व्यक्ति इस फील्ड से बाहर हो जाएं, हमारे आंदोलन में उनका कोई काम नहीं है। लेकिन छात्रों का उपयोग हुआ है, छात्रों को ढाल के जैसा आगे करके अपनी रोटी सेकी गई है विरोधियों के द्वारा, और जो उसको ध्वस्त हमारे जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने मिलकर किया है, आम लोगों के सहयोग से किया है। और सारे पुलिसकर्मी जो इस आंदोलन में ईंटा खाए हैं, लाठी खाए हैं, डंडा खाए हैं, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो आज सिवान, छपरा, गोपालगंज, पूरे बिहार पुनः जलने के स्थिति में था। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है, जागरूक होना बहुत जरूरी है, असल तरीका अपनाना बहुत जरूरी है, तभी सरकार भी जिन योजनाओं का जिक्र करती है उन योजनाओं का असल फायदा आप तक पहुंच पाएगा। देखिए, आंदोलन की बात हमने कर ली, मुद्दों की बात हमने कही, अगर इन्हीं मुद्दों के प्रकरण में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हर वक्त सिर्फ चुनाव के दरमियान हमें सुनने को मिलते हैं। वो मुद्दा आप भी जानते हैं, रोजगार और पलायन। सिवान में आज हमारी मौजूदगी है, मैं जानना चाहूंगी कि सिवान के युवा किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या वैसी स्थिति है कि उन्हें पलायन की स्थिति से जूझना पड़ रहा है? क्या वैसी स्थिति है कि सिवान में ही सारी उपलब्धता उन्हें अब मिल रही है? सरकार पहले से ही इस पे काम कर रही है, वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। पीएम यशस्वी योजना जो ओबीसी छात्रों के लिए है, पीएम योजना जो हम जैसे सवर्ण लोगों के लिए है कि अपनी रोजगार, अपना व्यवसाय हम लोग शुरू कर सके, उसमें अनुदानित राशि 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक केंद्र सरकार का होता है, जिसमें आपका 50% सब्सिडी भी होता है। आपके वर्क प्रोफाइल पे निर्भर करता है आपका अनुदान। दूसरी बात, अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जितने भी मतलब युवा उद्यमी है उनको 10 लाख और से 5 लाख से 10 लाख तक अनुदानित राशि दी जाती है, जो विदाउट इंटरेस्ट होता है, उसका ब्याज आपको नहीं देना होता है। उसको लेके युवा यहां पे रोजगार अपना शुरू कर चुके हैं। पलायन की जो स्थिति है, पलायन की स्थिति धीरे धीरे बहुत हद तक, अब आप किसी शहर या किसी गांव में जाइए, आप छोटे गांव में जाइए, वहां पे देखिए कोई ना कोई धंधा पल पुल रहा है, अंडे का धंधा हो, पानी का धंधा हो, पत्तल प्लांट हो, कोई ना कोई धंधा आज की डेट में है। युवा अपने फ्यूचर के प्रति सजग हो चुके हैं और युवा अपने फ्यूचर के प्रति एकदम कॉन्शियस होके उस पे लगे हैं। जिनका कोई काम नहीं है, जिनको ना नौकरी करना है, ना उद्यम योग, कारण क्या था कि हमको पारिवारिक परेशानी थी जिसके चलते हमको लेना पड़ा। लेकिन जो बच्चे बाहर आज इस क्षेत्र में हैं, अपने आप को बिहार में रह के गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज दूसरे स्टेट में जाइए,
हर एक जगह वही स्थिति बनी हुई है कि आयुष चिकित्सकों की न ज्वाइनिंग हो रही है और न कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बिहार सरकार में अब पिछले दिनों 31,000 की संख्या में बहाली आई थी, पुनः फिर बहाली आ रही है, जिसमें जो भी बच्चे बैठे हैं उनका ये मतलब होगा, बहाली होगा उनका। मृत्युंजय, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि पहले जो संभावनाएं थी वो कम थी, लेकिन संभावनाएं अब बढ़ रही है। यही वजह है कि आयुष चिकित्सकों की संख्याओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मंच साझा करने के लिए, युवाओं की बात सामने रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अतिथि जो हमारे बीच पहुंच रहे हैं। हम इस बातचीत के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं।